बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 99। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। जो एक्टिवली सेल्स डिवाइड करे होते हैं उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है और जो टाइट जंक्शंस की वजह से जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो सेल्स के दरमियान में ट्रांसमिट नहीं होता है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि अनवांटेड मटेरियल को सेल के दरमियान में पास होने से रोकता है? दैट इज़ टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस की वजह से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो सेल्स के दरमियान में एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट नहीं होते हैं। मसल इंजरी के असेसमेंट के लिए हम CK-MM कराते हैं, क्राइटिन काइनेज MM कराते हैं मसल इंजरी के असेसमेंट के लिए। हार्ट के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। हार्ट के अंदर परमानेंट सेल्स होते हैं जो रीजनरेट नहीं करते हैं, तो हार्ट के अंदर परमानेंट सेल्स होते हैं। हार्ट के अंदर परमानेंट सेल्स होते हैं जो कि रीजनरेट नहीं करते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं इनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होता है डिवीजन का। थर्मो रिसेप्टर्स का रिसेप्टिव फील्ड लार्ज होता है। जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं उनका रिसेप्टिव फील्ड लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होते हैं। ICF वॉल्यूम हमारा 28 लीटर्स होता है। हमने पढ़ा था कि जो 2/3 जो वॉल्यूम होता है ना वो प्लाज्मा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। 2/3 जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना, 2/3 हमारे बॉडी फ्लूइड्स 2/3 बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं और टोटल 28 लीटर्स जो होते हैं ना वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 28 लीटर्स होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 28 लीटर्स होता है और 2/3 बॉडी फ्लूइड्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। डिप्लोटीन स्टेज जो है प्रोफेज का ही पार्ट होती है। जितने भी आपके प्राइमरीसाइट्स होते हैं ना वो 5th मंथ ऑफ द फीटल लाइफ के अंदर बन जाते हैं और फिर वो डॉर्मेंट ही रहते हैं प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। डिप्लोटीन स्टेज जो होती है मियोसिस 1 की स्टेज होती है जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती है। और प्यूबर्टी के टाइम पे जब ओव्यूलेशन होती है तो फिर प्राइमरीसाइट जो होता है वो चेंज हो जाता है सेकेंडरीसाइट के अंदर और एक पोलर बॉडी के अंदर। और फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेकेंडरीसाइट जो है ना वो फर्टिलाइज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव होते हैं और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर देता है। परमानेंट सेल्स रीजनरेट नहीं करते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं या प्रोफेज के अंदर जो है ना पेयर्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर्ड हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर या पैरेलल होते हैं। परमानेंट सेल्स रीजनरेट नहीं करते हैं। ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन होने की वजह से अपना नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। कौन सा ऑर्गेनेली है जो खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होता है और ये खुद को रेप्लिकेट करता है। जो सिलेटेड सेल्स होते हैं उनकी एपिकल लेयर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। पोटेंशियल जो हम नर्व ट्रंक डीपोलराइजेशन को स्टिमुलेट करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं उसको कंपाउंड पोटेंशियल कहते हैं। कंपाउंड पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होता है जिसको हम नर्व ट्रंक डीपोलराइजेशन की स्टिमुलेशन के बाद रिकॉर्ड करते हैं। नर्व ट्रंक की जो आपकी नर्व ट्रंक है, ठीक है, उसकी डीपोलराइजेशन हो गई है। डीपोलराइजेशन के बाद जो हम पोटेंशियल रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज़ कंपाउंड पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो अल्फ़ा फाइबर्स के अंदर होती है। अल्फ़ा फाइबर्स की स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टेस्ट होती है। स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टेस्ट होती है अल्फ़ा फाइबर्स की। अब दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। टाइट जंक्शंस होती हैं प्रिवेंट करती हैं कम्युनिकेशन को अनवांटेड मटेरियल की सेल्स के दरमियान में। मसल इंजरी के अंदर क्राइटिन काइनेज और CK-MM से हम मसल इंजरी का पता चलता है। हार्ट के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होता है डिवाइड होने का। हार्ट के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते हैं। हार्ट के अंदर परमानेंट सेल्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स का लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 28 लीटर्स होता है। ये 2/3 बॉडी फ्लूइड हमारा इंट्रासेलुलर होता है, सेल्स के अंदर होता है। डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेज की स्टेज होती है और इसमें प्राइमरीसाइट डॉर्मेंट रहता है जब तक कि आपकी प्यूबर्टी नहीं आती। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेशन करके अपने माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है। ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा था। परमानेंट सेल्स रीजनरेट नहीं करते हैं। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम पेयर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो एक्सोनिम होते हैं सीलिया के उसके अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जो सीलिया का एक्सोनिम होता है ना, एक्सोनिम के अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। हमने पहले भी पढ़ा था जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है ना रीनल ट्यूब्यूल से वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और इसके लिए सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा किसी न किसी कैरियर की वजह से होती है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा किसी न किसी कैरियर की वजह से होती है और जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है किडनी के अंदर
वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी उसके लिए पंप की ज़रूरत थी और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए हमें कैरियर की ज़रूरत होती है। अब जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है उसकी इनिबिशन की वजह से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप इनहिबिट होगा तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। स्किन का जो होता है ना वो सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू द लोकल मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जो स्किन जो होती है ना वो सिंपैथेटिक कंट्रोल के थ्रू काम करती है। अब जो ए बैंड होता है ना सार्कोमेयर के अंदर, उसके अंदर कुछ एक्टिन होती है और मायोसिन होती है। ए बैंड के अंदर सम एक्टिन होगी और मायोसिन होगी, मायोसिन और सम एक्टिन होती है। मायोसिन ज़्यादा होती है और एक्टिन कम होती है ए बैंड के अंदर। जो लैम्बार्ट-ईटन सिंड्रोम होता है उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट, जो कि प्री साइनेप्टिक होते हैं। साइनेप्स से पहले जो प्री साइनेप्टिक आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं लैम्बार्ट-ईटन सिंड्रोम में। कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल की सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों स्ट्राइरेटेड मसल्स होते हैं। इसमें ट्रांसवर्स स्टायरेशंस होती हैं कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब एक गर्ल थी, उसने 3 बुक्स पकड़ी हुई थी। जब उसने चौथी बुक पढ़ी तो सारी पकड़ने लगी तो तीनों की तीनों बुक्स उससे नीचे गिर गई हैं। जो ये रिफ्लेक्स होता है इसे हम इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं कि आपने 3 बुक्स पढ़ी, उसने एक और बुक जब पकड़ने लगी तो उसकी सारी बुक्स गिर गई हैं। दैट इज़ इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब ट्रू पूछा हुआ है कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो राइबोसोमल आरएनए की सेंसिस करता है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ना वो अबंडेंट लार्ज अमाउंट में आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है। स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स की सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। जो स्केलेटल मसल थे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। जो आरपीई जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है और जो सेंसरी रेटिना है वो आपस में गैग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेंस होते हैं, गैग्स जो होते हैं वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को सेंसरी रेटिना से जोड़ के रखते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर जो है ना वो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कार्डिक मसल जो होते हैं वो टेटेनाइज्ड भी नहीं होते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर गैप जंक्शंस होती हैं। कार्डिक मसल्स मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर ट्रांसवर्स टायरेशंस होती हैं और ये सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी टेटनी भी नहीं होती और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होता है। अब जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो भी मोनोन्यूक्लिएटेड थे और जो कार्डिक मसल्स थे वो भी मोनोन्यूक्लिएटेड थे। नाउ डिफरेंस बताया हुआ है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल ये स्टायरेटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स इसलिए स्मूथ हैं क्योंकि वो नॉन स्टायरेटेड है। इंटरकलेटेड डिस्क जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स के अंदर होती है, इसी वजह से वो सिंक्रोनाइज फैशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ और कार्डिक जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ भी आपके स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और कार्डिक और स्मूथ मसल्स मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं ना इसके अंदर कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। कार्डिक मसल्स के अंदर भी कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें कैल्शियम बाइंड करता है कैलमोडुलिन के साथ और जो कैल्शियम था वो कैल्सिक्वेस्टिन के साथ भी बाइंड करता है स्केलेटल मसल्स के अंदर। स्केलेटल मसल्स के अंदर टी ट्यूब्यूल्स होती हैं और जो हमारे पास कार्डिक मसल होता है उसके अंदर भी टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो ट्राइएडिक बनेगा स्केलेटल मसल्स के अंदर और डायडिक बनता है कार्डिक मसल्स के अंदर। और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, उसके अंदर कोई टी ट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना इनकी सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स नहीं होंगे, लेकिन जो कार्डिक मसल होते हैं उसमें भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इन आरएमपी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी किस चीज़ से डिक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो पोटाशियम के आउटफ्लक्स से अचीव होता है। जब पोटाशियम का ईफ्लक्स होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है। तो जब हाइपोकैलीमिया होगा तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एक्साइटेबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट 127 MCQ दिया हुआ एक पेशेंट है वॉमिटिंग कर रहा है, उसको हाइपोकैलीमिया डेवलप हो गया और साथ उसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी। हमने उसको आईवी पोटाशियम दिया तो आईवी पोटाशियम कैसे सेल्स के अंदर जाता है। इंट्रासेलुलरली ऑलरेडी जो होता है पोटाशियम ज़्यादा होता है तो सेल्स के अंदर पोटाशियम जाने के लिए सोडियम पोटाशियम पम्प को यूज़ करता है। सोडियम पोटाशियम पम्प को यूज़ करके पोटाशियम सेल्स के अंदर जाता है, आईवी पोटाशियम सेल्स के अंदर जाता है। 128 नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि जो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है हाइपोकैलीमिया के अंदर। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना उसके अंदर न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर जो पोटाशियम ज़्यादा होगा, और एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है जब पोटाशियम कम होता है। पोटाशियम कम होगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो
न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है या न्यूरॉन्स के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है जब हाइपोकैलेमिया होता है और इंक्रीज़ कर जाता है जब हाइपरकैलेमिया होता है। जो पोटाशियम का ई फ्लक्स था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करवा रहा था। 128 में दिया हुआ एक पेशेंट है, उसने कुछ मेडिसिन ली हैं, उसके बाद उसको तेज़ बुखार डेवलप हो गया, उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, उसको मसल फटीग स्टार्ट हो गई है। तो कौन से रिसेप्टर्स या आइंस इन्वॉल्व होते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर? तो एसिटाइल कॉलिन गेटेड चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को बुखार हो जाए, फटीग हो जाए और उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, तो एसिटाइल कॉलिन गेटेड चैनल्स इन्वॉल्व हैं। जो जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी होती है वो इंक्रीज़ करती है इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन को। जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी सेल्स के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देती है। जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कर देती है। इंट्रासेलुलर जंक्शन इज़ लाइक स्पॉट वेल्ड बिटवीन टू सेल्स इज़ डेस्मोसोम्स। सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर जंक्शन जो होती है ना वो डेस्मोसोम्स होते हैं, और जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि एक स्पॉट वेल्ड किया हुआ है दो सेल्स के दरमियान में, और ये इंट्रासेलुलर जंक्शन है, सेल्स के अंदर ये जंक्शन होते हैं जो कि डेस्मोसोम्स होते हैं। एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग जो होती है ना वो कैल्शियम कराता है। जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी से इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इंट्रासेलुलर जंक्शन जो कि स्पॉट वेल्ड की तरह काम करते हैं दो सेल्स के दरमियान में, इनको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। कैल्शियम की वजह से एक्टिन और मायोसिन ब्रिजिंग होती है। कैल्शियम जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन की ब्रिजिंग कराता है। कैल्शियम एक्टिन और मायोसिन की ब्रिजिंग करा रहा था, और जो ए बैंड था सार्कोमेयर के अंदर उसके अंदर मायोसिन होती है और सम एक्टिन होती है, और एक्टिनिन प्रोटीन होती है, एक माइक्रोफाइलेमेंट प्रोटीन होती है जो कि एक्टिन को जी लाइन के साथ अटैच करती है। 132 में दिया हुआ है कि एक वेट लिफ्टर था, वो लिफ्ट कर रहा था वेट को कंपटीशन के अंदर, सडनली उसकी आर्म से जो वेट था वो ड्रॉप हो गया। तो ये क्या होता है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से जो वेट है उसका ड्रॉप हो गया है। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है वो पेरोक्सिसोम्स के थ्रू होती है। पेरोक्सिसोम्स के अंदर ऑक्सीडेजेस होती हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। तो जो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होगी वो पेरोक्सिसोम्स के थ्रू होगी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा था। ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, और जो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो पेरोक्सिसोम से होती है। न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब कैल्शियम कम होगा तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। जो कैल्शियम गार्डेड सोडियम चैनल्स होते हैं न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, जब कैल्शियम कम हो जाता है तो लेस गार्डिंग होती है, और जो सोडियम है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स के अंदर जाता है और न्यूरॉन्स हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। अगर तो कैल्शियम कम होगा तो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं जब कैल्शियम कम होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनको कैल्शियम ने गार्ड किया हुआ होता है। जब कैल्शियम कम होगा तो सोडियम चैनल्स जो है ना वो गार्ड नहीं होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सेल्स के अंदर जाएगा, न्यूरॉन्स के सेल्स के अंदर जाएगा, और इस वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स हो जाती है। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर गैप जंक्शंस के थ्रू। जो गैप जंक्शंस होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, और जो डेस्मोसोम्स थे वो इंट्रासेलुलर जंक्शन थे जो कि स्पॉट वेल्ड की तरह काम करते हैं दो सेल्स के दरमियान में। डिफेक्टिव प्रोटीन की क्लियरेंस के लिए प्रोटियोसोम्स होते हैं। जो प्रोटियोसोम्स होते हैं वो डिफेक्टिव प्रोटीन्स की क्लियरेंस करते हैं। अगर ख़राब प्रोटीन बन जाएगी तो उसकी क्लियरेंस, डिफेक्टिव प्रोटीन की क्लियरेंस प्रोटियोसोम्स करते हैं। राइगर मोर्टिस के अंदर एटीपी कम हो जाती है। जब मसल फाइबर्स के अंदर कम्प्लीटली डिप्लीट कर जाते हैं ना एटीपी से और फॉस्फोराइल क्रेटिन से, तो एक स्टेट हो जाती है रिजिडिटी की, उसको राइगर मोर्टिस कहते हैं। तो राइगर मोर्टिस एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाउ अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी होती है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर वो डिक्रीज़ कर जाएगी अगर तो पोटाशियम डिक्रीज़ कर गया या हाइपोकैलेमिया होगा। और जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है जब हाइपरकैलेमिया होता है। एसिटाइल कॉलिन गेटेड आइंस की वजह से जो आपके चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइल कॉलिन गेटेड आइंस होते हैं, जिसकी वजह से जब किसी कोई पेशेंट ने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया, टेकीकार्डिया हो गया और मसल फटीग डेवलप हो गई है। जो जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी होती है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर देती है। जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर देती है। जो इंट्रासेलुलर जंक्शन होती हैं जो कि स्पॉट वेल्ड की तरह काम करती हैं दो सेल्स के दरमियान में, उसको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन की ब्रिजिंग जो होती है वो कैल्शियम कराता है। अगर एक पेशेंट ने एक वेट लिफ्टर ने वेट लिफ्ट किया और अचानक से उससे वेट गिर जाता है तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से गिरता है। और पहले भी हमने पढ़ा था कि जो इन्वर्स टेंडन रिफ्लेक्स होता है, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से एक गर्ल ने 4 बुक्स पकड़ी
भी थी, जब उसने एक और बुक पकड़ी तो उससे सारी बुक्स ज़मीन पे गिर गई। तो इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स था ये, जो न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है जब कैल्शियम के लेवल्स कम होते हैं। न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाते हैं जब कैल्शियम कम होता है। एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होता है टाइट जंक्शंस के थ्रू। डिफेक्टिव प्रोटीन की क्लियरेंस प्रोटियोसोम्स कराते हैं और अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन पेरोक्सीसोम्स करा देते हैं और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। राइगर मॉर्टिस एटीपी के डिक्रीज होने की वजह से डेवलप होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ड्रग्स सिंपल डिफ्यूजन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। ड्रग्स जो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी उसमें लिपिड बाइलेयर होती है, तो डिजॉल्व लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ड्रग्स जो होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है या जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर आपको कैरियर की ज़रूरत होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। और जो फैट सॉल्युबिलिटी होती है या जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से पास करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन उनकी होती है जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं या फिर फैट सॉल्युबल होंगे। और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, कैल्शियम होता है, हमारा ग्लूकोज होता है और वाटर होता है, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इनको चैनल्स या पोर्स या फिर कैरियर्स की ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट होने के लिए। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन थी वो लिपिड सॉल्युबल थी। स्टीरॉयड हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वो तमाम चीज़ें जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं ये जिनकी फ़ैट सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती हैं। क्रॉस ब्रिजेस जो स्केलेटन मसल के अंदर बनते हैं, मायोसिन जो होती है ना वो क्रॉस ब्रिजेस बनाती है। मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस बनाती है और एक्टिन मायोसिन की जो ब्रिजिंग होती है वो कैल्शियम से होती है। स्केलेटन मसल्स के अंदर जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो मायोसिन से बनते हैं और जो कैल्शियम होती है ना वो एक्टिन मायोसिन की ब्रिजिंग कराती है। ग्लाइकोकैलिक्स ग्लूकोज कंटेनिंग होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉइटी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। लॉन्गेस्ट फेज़ G1 फेज़ होता है जो हमारे सेल साइकिल के फेज़ के सबसे पहला फेज़ होता है, दैट इज़ G1 फेज़। ये लॉन्गेस्ट फेज़ होता है 8 से 10 घंटे का होता है। सेकेंड फेज़ आता है सिंथेसिस फेज़ जो कि 5 to 6 आवर्स का होता है। G2 फेज़ सबसे शॉर्ट होता है 3 से 4 घंटे का और M फेज़ शॉर्टेस्ट होता है 2 आवर्स का। M फेज़ शॉर्टेस्ट होता है और G1 फेज़ जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे सेल को, उन्होंने देखा कि डिक्रीज DNA रेप्लिकेशन है और डिक्रीज सेल एक्टिविटी होती है सेलुलर एजिंग के अंदर। अब जब सेल्स एज कर रहे होते हैं ना तो DNA की रेप्लिकेशन भी कम हो जाती है और जो सेल्स की एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। सेलुलर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और DNA की रेप्लिकेशन भी डिक्रीज़ कर जाती है जब सेल्स की एजिंग होती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ना वो 11 लीटर्स था, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था वो 28 लीटर्स था। 28 लीटर्स हमारा ICF होता है और जो टोटल होता है ना वो 42 लीटर्स होता है। उसमें से 2/3 जो होता है ना वो ICF होता है और जो 1/3 होता है वो ECF होता है। ECF हमारा जो होता है वो 14 लीटर्स होता है और ECF में से भी हमारा जो 11 लीटर्स होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और जो 3 लीटर्स बचता है वो हमारा प्लाज्मा होता है या 3.5 लीटर्स जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। सार्कोमेयर जो होता है ना वो 2 Z लाइन्स के दरमियान में होता है। 2 Z लाइन्स के दरमियान में सार्कोमेयर होता है। 2 Z लाइन्स के दरमियान में सार्कोमेयर होता है। 2 Z लाइन्स के दरमियान में सार्कोमेयर प्रेजेंट होगा। एडियन मॉलिक्यूल्स जो कि कैम फैमिली से बिलोंग करते हैं और एडियन कराते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, दीज आर कैडरिन। कैडरिन्स ऐसी मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि कैम फैमिली से बिलोंग करती हैं और सेल टू सेल एडियन कराती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। कैडरिन्स होती हैं ना सेल एडियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ई कैडरिन्स हमारे पास जो होती हैं वो नेसेसरी होती हैं मोरुला कॉम्पैक्टेड मोरुला की ट्रांजिशन से जब ब्लास्टोसिस्ट बनना होता है ताकि जो आपकी जो करेक्ट एडियन जंक्शंस बने टोफोएक्टोडर्म के अंदर। ई कैडरिन्स जो होती हैं वो हमारी सेल एडियन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नेसेसरी होती हैं कॉम्पैक्टेड मोरुला को जब ट्रांसफर हो रहा होता है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। और ये हमारी बेसिकली सेल एडियन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ई कैडरिन्स होती हैं, कैम फैमिली से बिलोंग करती हैं और एडियन कराती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। मेटास्टेसिस का फीचर होता है कि इसमें ई कैडरिन्स की डाउन रेगुलेशन हो जाती है। मेटास्टेसिस के अंदर ई कैडरिन्स की डाउन रेगुलेशन हो जाती है। सेल्स जो कि ग्रैनुलोमेटस और फाइब्रस टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो ग्रैनुलोमेटस और फाइब्रस टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं ना वो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये एग्रीगेट कर जाते हैं जब कोलेजन फाइबर के साथ बाउंड करते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है जब कोलेजन फाइबर्स के साथ मिलेंगे। प्लेटलेट्स होते हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं जब कोलेजन फाइबर्स के साथ बाउंड करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रैनुलोमेटस और फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं।